हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग मसाला रिएक्शन। तो जी असम के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस जो है वो देखे हैं। बड़ा ही खूबसूरत और ग्रीन मतलब स्टेट इंडिया की। तो जी उस वहाँ पर आई हुई है जी एक आफत, फ्लड आया हुआ है और उसने बहुत सारे घर वहाँ के लोगों को जो है वो मतलब क्या बताएं कि उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि हमने रिसेंटली एक व्लॉग देखा उसके बारे में। तो वो मतलब वेरी टफ कंडीशन, काफी मुश्किल हालात हैं वहां पर। पानी तकरीबन 5-5, 6-6 फीट तक जो है वो पानी है। तो मतलब ये हुआ क्यों, एक्चुअली क्यों हुआ ऐसा, तो उसके ऊपर आई थिंक वीडियो बनाया, व्हाई इज असम फ्लडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी अभी एंड न्यू। उनका ये वीडियो आया कि क्यों हो रहा है असम में फ्लड, क्यों आया है। तो देखते हैं जी क्या रीजन हो सकती है, कैसे आया सैलाब। ये तो स्टार्ट करते हैं पहले ये वीडियो। असम डूब रहा है एंड नोबडी केयर्स। Homes have been destroyed, farmland has been buried under silt, and thousands remain displaced. ये वीडियो शूट करते समय असम फ्लड की वजह से 68 लोगों की जान गई है। 11 लाख लोग विस्थापित हुए। 1000 से ज्यादा घर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इतना पानी आया कहां से? ये फोटोज देखकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि यहाँ बच्चे अपने नोटबुक्स, अपने टेक्स्ट बुक्स रास्तों पर सुखा रहे हैं। सालों की मेहनत पानी में बह चुकी है। इस नुकसान को हम नंबर्स में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। असम में हर साल बाढ़ आती है। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर आउटरीच होता है और फिर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बात नॉर्थ ईस्ट की हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करना कूल का है। नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स किसी को अपने लगते ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स और लोगों तक पहुंचे। आज के वीडियो में समझते हैं कि असम में हर साल फ्लड्स क्यों आते हैं। इस साल भारत के दूसरे एरियाज भी फ्लड्स की वजह से डेंजरस क्यों बन रहे हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। वीडियो के एंड में हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, तो प्लीज अगर आप सीधे सॉल्यूशंस सुनना चाहते हैं तो ये पार्ट स्किप मत कीजिए। And for many people, flood is just like another news headline. But for the people of Assam and for the people of Northeast, it's like watching our houses disappear, families getting stranded. The state's worst flooding in 6 decades, and more than 3 lakh people are affected in as many as 7 districts. असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसके 5 मेन रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 है ज्योग्राफी। असम तीनों साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में स्टीप माउंटेन्स है और असम एक लो लाइंग एरिया है। तो नेचुरली जब बारिश होती है तो पानी हाई एरिया से लो एरियाज में बहता है। रीजन नंबर 2 है असम की नदियाँ। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे पावरफुल नदी मानी जाती है। तिब्बत में स्टार्ट होकर ये पहले तो ईस्ट की तरफ बहती है और फिर एक ड्रामेटिक यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से होकर असम आती है। ग्लेशियर से और बारिश से सारा पानी और सेडिमेंट कलेक्ट करके ये नदी जब असम तक पहुंचती है, नदी स्लो डाउन हो जाती है और इसीलिए फ्लड्स होते हैं। वही सेम नदी जो असम को फर्टाइल सॉइल देती है, वो मॉनसून्स में असम के लिए एक डेंजर बन जाती है। लेकिन अक्सर ब्रह्मपुत्र से भी ज्यादा उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से फ्लडिंग होती है, जिसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे। रीजन नंबर 3 क्लाइमेट चेंज। अगर किसी को लगता है कि क्लाइमेट चेंज का इंडिया पर इंपैक्ट नहीं होता तो उन्हें असम के ये इमेजेस जरूर दिखाइए। इस बार असम के चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में 436% अबव नॉर्मल रेनफॉल हुआ, यानी नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा। जैसे क्लाइमेट बदलता जाएगा, चीजें और इंटेंस होती जाएंगी। रीजन नंबर 4 है मैन मेड डिजास्टर्स। असम के लोकल रिपोर्ट्स कहते हैं कि भरालू, बहिनी और बशिष्ठा नदियों की एनक्रोचमेंट और पोल्यूशन की वजह से हालत बद से बदतर हो चुकी है। ये नदियां आज ड्रेनेज सिस्टम जैसी बन चुकी है। यहाँ मिनिस्टर्स भी जानते हैं कि रिवर्स एनक्रोचमेंट की वजह से नैरो होती जा रही है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सबको इन प्रॉब्लम्स की याद सिर्फ फ्लडिंग के समय आती है और कुछ समय बाद सब भूल भी जाता है। नंबर 5 एम्बैंकमेंट्स का प्रॉब्लम। असम में 4000 किलोमीटर से ज्यादा के एम्बैंकमेंट्स
से इन एम्बैंकमेंट्स की मदद से पानी गांव में आने से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बांध 1950s के हैं, इन्हें बने 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और मॉनसून में पानी का प्रेशर बढ़ने पर ये टूट जाते हैं और तेजी से पानी गांव में घुस जाता है। लेकिन असली ट्रेजेडी इसके बाद शुरू होती है। इन दीवारों में फंक्शनिंग ड्रेनेज गेट्स हैं ही नहीं, तो जब पानी गांव के अंदर जाता है तो मिट्टी की दीवार उसे बाहर निकलने नहीं देती, यानी पानी ट्रैप हो जाता है और गांव हफ्तों तक डूबे रहते हैं बारिश रुकने के बाद भी। लेकिन इस साल फ्लड्स नॉर्मल से काफी अलग थे। क्यों पता है? क्योंकि फ्लड्स अपर असम में हो रहे हैं। शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट एंड गोलाघाट ये एरियाज जहां यूजुअली फ्लडिंग नहीं होती। असम में धीरे धीरे पानी बढ़ने के बजाय नेबरिंग नागालैंड के हिल्स में शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ। पहाड़ों से बहकर आया हुआ तेज पानी और स्लज सीधे असम के गांव में घुस गया, जिससे लोगों को संभालने का टाइम तक नहीं मिला। इस बार ब्रह्मपुत्र से ज्यादा उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे दिखो, दिसांग और भोगदोय ने तबाही मचाई। ब्रह्मपुत्र पहले से भरा हुआ था तो उसने ट्रिब्यूटरीज के पानी को आगे जाने नहीं दिया और पानी साइड से गाँव में घुस गया। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये पिछले 60 सालों का सबसे अनयूजुअल डिजास्टर है। ये अनसर्टेनिटी प्लानिंग को और भी डिफिकल्ट बना देती है, क्योंकि जिन एरियाज में यूजुअली फ्लडिंग होती है वहां के लोग प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी ही एक नया नॉर्मल है। और अगला सेंटेंस काफी डेंजरस है कि असम का कोई भी पार्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रीजन हमेशा के लिए अनअफेक्टेड नहीं होगा। आज नहीं तो कल हर एरिया पर इंपैक्ट होने ही वाला है। अब तक ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? इंडिया के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक आसान भाषा में नए जनरेशन तक पहुंचाना हमारा मिशन, ताकि एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो पाए। अगर आप इस मिशन में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ऐसे ही और वीडियोस बनाने का हौसला हमें मिलता है। आगे बढ़ता है। अनसर्टेनिटी एक ऐसा शब्द है जिसने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, इंडिया के वेस्ट में भी तबाही मचाई है। ये वीडियोस गुजरात के हैं। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियां पानी के नीचे डूब चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असम के बारे में बात करते करते हम गुजरात में क्यों आए हैं? ये कैसा लॉजिक है? रीजन है, थोड़ा रुकिए समझाता हूँ। पहले ये कुछ वीडियोस देखिए। ये कोई लेक नहीं है, ये वीडियो अहमदाबाद एयरपोर्ट का, जहां रनवे दिखाई ही नहीं दे रहा है, हर जगह पानी ही पानी। नवसारी में हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पानी से बचने के लिए अपने रूफटॉप पर चढ़ चुके हैं। 1100 मिलीमीटर बारिश के बाद 1200 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि इंडियन आर्मी की मदद मांगी गई है। गुजरात और दादरा नगर हवेली में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने चैलेंजिंग कंडीशंस में रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। गुजरात का ये हाल आपको समझना इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि कुछ साल पहले तक गुजरात में भी ऐसे फ्लड्स आ सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो अपने ड्राई क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। वहाँ ऐसी तबाही देखना सबके लिए एक वार्निंग साइन है। इस बार गुजरात के कोस्टल और सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में लोकलाइज्ड हेवी रेनफॉल बर्स्ट हुए, जिससे न सिर्फ रिवर्स ओवरफ्लो हुई बल्कि सिटी ड्रेनेज सिस्टम्स 100% फेल हो गए। पहले ऐसे एक्सट्रीम रेन डेकेड्स में एक बार आती थी, लेकिन अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। असम से लेकर गुजरात तक पैटर्न बिल्कुल सेम है। नंबर 1, अनप्रेडिक्टेबल रेन स्पाइक्स। पूरा साल या फिर मॉनसून के दौरान नॉर्मल रेन होने की बजाय 2-3 दिनों में महीनों जितना पानी गिर जाता है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। हमारे शहर और ड्रेनेज सिस्टम्स इस लेवल के वाटर प्रेशर के लिए रेडी ही नहीं है। और नंबर 3, नो सेफ जोन्स। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों के पास रहो या फिर वेस्ट इंडिया के कोस्टल प्लेन्स में, क्लाइमेट चेंज जियोग्राफी आजकल नहीं देखता। देश के 2 सबसे बड़े लीडर्स गुजरात से आते हैं। असम भी उनकी पार्टी ही संभाल रही है। और ये 2 एग्जांपल्स हमें दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं रहा है। क्लाइमेट चेंज हमारे दरवाजों तक आ पहुंचा है। ये हमारी आज की रियलिटी है। अगर ये दृश्य देखने के बाद भी हमारे लीडर्स नहीं जागे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हम हमारे हर वीडियो में सॉल्यूशंस की बात जरूर करते हैं, तो सोचते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस में पहले असम की स्पेसिफिकली बात करते हैं। सॉल्यूशन के 3 पिलर्स हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, लिविंग विद फ्लड्स। हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हम ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। हमें फ्लड्स के साथ रहना सीखना होगा। कैसे? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के साथ। 1999 में ओडिशा ने एक ऐसा खौफनाक डिजास्टर देखा था जिसे आज भी लोग सुपर साइक्लोन के नाम से याद रखते हैं। उस वक्त ना तो कोई प्रॉपर वार्निंग सिस्टम था, ना ही लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए जगह। रिजल्ट,
10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरा कोस्टल ओडिशा तबाह हो गया। लेकिन ओडिशा ने इस ट्रेजेडी से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वेदर की वजह से एक भी जान नहीं जाएगी और फिर जन्म हुआ EWDS का, अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम। ओडिशा ने पूरे कोस्ट लाइन पर 120 से ज्यादा ऑटोमेटेड सायरन टावर्स लगाए, सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सेटअप किए और हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपर्पज साइक्लोन और फ्लड शेल्टर्स बनाए। आज रिजल्ट क्या है? जब भी बे ऑफ बंगाल में कोई बड़ा स्टॉर्म या हैवी फ्लड आता है तो ओडिशा गवर्नमेंट बटन दबाकर लाखों लोगों को SMS और सायरन के जरिए घंटों पहले इवैक्यूएट कर लेती है। 1999 में हजारों जाने गंवाने वाले स्टेट ने आज डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसे UN भी स्टडी करता है। असम में भी अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम की जरूरत है। असम में FLEWS यानी फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लेकिन इसकी वार्निंग मैसेजेस डायरेक्टली लोगों को नहीं जाते, वो जाते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को। लास्ट माइल कम्युनिकेशन ना होने की वजह से लोगों को रिएक्ट करने का, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता। सोल्यूशन नंबर 2, कोऑपरेशन। फ्लड किसी भी स्टेट की बॉर्डर देखकर नहीं आता। अगर फ्लड के प्रॉब्लम को सुलझाना है तो फिर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को एक साथ आना ही होगा। तीनों स्टेट्स को मिलकर हिल्स में मैसिव ट्री प्लांटेशन करना होगा, क्योंकि हमने स्कूल्स में पढ़ा था कि पेड़ों के रूट्स कैसे मिट्टी को पकड़े रखते हैं, स्लज को नदी के पानी में जाने से रोकते हैं। रिवर बैंक्स के बिल्कुल पास रहने वाले हाई रिस्क कम्युनिटीज को सेफली रिलोकेट करना होगा और उन एरियाज को डेडिकेटेड फ्लड प्लेन्स घोषित करना होगा जहां पानी बिना तबाही मचाए फैल सके। नेदरलैंड्स में रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट हुआ था, जहां नेदरलैंड्स ने नदी के पास दीवारें ऊंची करने के बजाय नदी को बहने के लिए जगह क्रिएट की। उन्होंने रिवर बैंक्स को वाइडन किया, फ्लड प्लेन्स लोअर किए और पानी को सेफ जोन में स्प्रेड होने दिया। एज अ रिजल्ट नेदरलैंड्स फ्लड मैनेजमेंट में वर्ल्ड लीडर बन गया। हमें ऐसे ग्लोबल एग्जांपल से सीखने की जरूरत है। और सोल्यूशन नंबर 3, एक्शन ऑन इलीगल माइनिंग। ये आर्टिकल देखिए, यहाँ बात इलीगल माइनिंग की हो रही है, जिसकी वजह से एम्बैंकमेंट्स पर प्रेशर बढ़ता है और फ्लैश फ्लड के चांसेस बढ़ते हैं। नागालैंड और अरुणाचल बॉर्डर्स पर होने वाली इलीगल कोल एंड सैंड माइनिंग, स्टोन क्वारिंग और स्लोप कटिंग पर स्ट्रिक्ट लीगल बैन्स लगाने पड़ेंगे। जब तक हिल्स पर इलीगल एक्सकवेशन नहीं रुकेगा तब तक रेन वाटर स्लज बनकर नीचे आएगा और रिवर बेड्स को चोक करता रहेगा। कंटिन्यूअस सैटेलाइट और ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए इन इलीगल ऑपरेशंस को शट डाउन करना ही होगा। ये हुए असम की बात। गुजरात के ये विजुअल्स हमें एक वार्निंग देते हैं कि अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग एक रेकरिंग प्रॉब्लम है। मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में और अब गुजरात में भी फ्लडिंग हो रही है, जिनसे हमारे शहर ठप हो जाते हैं, इकोनॉमी का भारी नुकसान होता है। कभी सोचा है क्यों आज हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं? पहले जब बारिश होती थी तो ओपन लैंड और मिट्टी पानी को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब किया करती थी। 50 to 80% पानी अंडरग्राउंड चला जाता था, लेकिन आज कंक्रीट रोड्स, पेवर ब्लॉक्स, सीमेंटेड फुटपाथ और जीरो स्पेस फॉर ड्रेनेज 0% परमिएबिलिटी देता है। ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट का नतीजा है। आई फील हर शहर का एक 26 जुलाई टाइप मोमेंट आ ही जाता है। मुंबई में भी 26 जुलाई 2005 को और 24 आवर स्पैन में ऑलमोस्ट 1000 मिलीमीटर रेनफॉल गिरा था एंड पूरा शहर पानी के अंडर आ गया था। एंड उसके बाद सिविक ऑफिशियल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, इतना कि वो फ्लड्स की तैयारी, बारिश की तैयारी कई महीनों पहले से शुरू करते हैं। एंड आई फील लाइक ये लिटरली गुजरात के उस स्ट्रेच के लिए उसी टाइप का वार्निंग है। आज हम लिटरली देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी एरिया में कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश गिर जाती है एंड फ्लड्स हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट आई फील हर डिस्ट्रिक्ट को फ्लड प्रेपरेशन की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो ग्रामीण भाग में हो या फिर एक शहर हो। ईच ऑफ देम शुड हैव देयर ओन फ्लड मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस, क्योंकि आप नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्लाइमेट चेंज को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि 24 घंटे में आपके शहर को या फिर आपके गांव को कितना पानी मिलेगा। व्हाट यू कैन प्रिपेयर फॉर इज योर रिस्पॉन्स एंड दैट इज समथिंग इंडिया नीड्स टू डू। हमें देश भर में फ्लड मैनेजमेंट को सीरियसली लेना ही होगा। ये है वियतनाम। भारत की तरह यहाँ भी बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल पर वियतनाम सर्च करेंगे तो आपको उनके शहर कुछ ऐसे दिखेंगे। जिस तरह से बिल्डिंग्स हैं उसी तरह से ग्रीन एरियाज भी हैं जहाँ मिट्टी है, पानी को जमीन के अंदर जाने की जगह है। वियतनाम के शहर प्लान्ड है,
एक और एग्जांपल लेते हैं, कोपेनहेगन, जहां एक शहर में गार्डन्स बनाए गए हैं जो एक जायंट स्पंज की तरह काम करते हैं। फ्लड्स को रोकने के बजाय फ्लडिंग को डायरेक्ट किया जाता है। ऐसे जगह जहां लोग रहते नहीं, गार्डन्स और पार्क्स क्रिएट किए गए हैं जिनसे एक्सेस वाटर यहां इकट्ठा हो पाए और लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो। ऐसे सॉल्यूशंस की हमें जरूरत है क्योंकि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचर और अनप्रेडिक्टेबल होने ही वाला है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स। अच्छा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया इन्होंने। और अच्छा, इनकी एक बात ये है कि ये ना प्रॉब्लम्स का जो सलूशन होता है ना, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि एक्चुअली उनको मतलब हैंडल कैसे करना है। और जो उन्होंने उड़ीसा वाली एग्जांपल दी है, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज जो है वो हम दिन ब दिन दरख्त काटते जा रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। मतलब क्या है कि आज दरख्त बिकता है, पैसा बनता है उससे, तो हम उसमें मतलब पैसों के लिए दरख्त जो है वो काट कर बेच देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अभी हमें समझ आ रहा है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का मतलब इशू है, ये वर्ल्ड इशू है। और इसके ऊपर जो है बेमौसमी बारिशें जो हैं वो होना, मतलब फार्मर्स, अब इंडिया या हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो बैकबोन है वो फार्मिंग है मोस्टली। हमारे मतलब एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं दोनों, और उसमें जब बेमौसमी बारिशें होंगी, जब आपकी फसल पकी हुई है, रेडी है, तब बारिश आ जाए तो मतलब आपने जितना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपका सारा क्या फसल भी गई। और उसका इम्पैक्ट सिर्फ फार्मर्स पर नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली कंट्री की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कोई जो मतलब क्लाइमेट चेंज है, ये कोई एक सिर्फ छोटा सा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। और इसको मतलब जो सरकारें हैं, जो लोग हैं, हम सबको मतलब इसके ऊपर देखना चाहिए कि यार घर के बाहर कम से कम 1-2 दरख्त जरूर लगाएं, जहां पर आपको प्लेस मिलती है वो लगाओ। हर बंदा लगाएगा तो हम कहीं ना कहीं छोटा छोटा करके बहुत बड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हम छोटे मतलब एक बंदा एक ट्री लगाए तो कितनी पॉपुलेशन है, कितना दरख्त लगेगा और वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ये जरा मतलब सोचें आप। बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ की, उनको भी मतलब देखना चाहिए। मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि हमें फ्लड के साथ ही वो चलेंगे, आप जितना मर्जी कर लें, आपको मतलब उनके अब ये जो असम है, अभी पता लगा कि ये डाउन है, ठीक है। और साइड पर जो मतलब नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, वो काफी मतलब ऊंचे हैं ना, हिली एरिया है उसके। अच्छा, ये भी आइडिया एक अच्छा था, जैसे वियतनाम की तरह उन्होंने क्या है फ्लड को उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। ये भी अच्छा। तो जो उनका ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसको थोड़ा वाइड अगर किया जा सकता है, उसको स्पेस दी जाए कि पानी का जो फ्लो है वो मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए ना, उसका बॉर्डर्स जो है। मतलब फॉर एग्जांपल अब विलेज जो है, एक बंद जो होता है, जो मतलब बैंक, या आप कुछ भी कह लो उसको, जो उसके साइड हो, केनाल का जो बैंक मतलब उसका रिवर का बैंक होता है, उसको अब एक्सटेंड कर दे, दूर ले जाए थोड़ा सा। हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा बंद बांध दें। अब उसकी अगर विड्थ जो है वो विड्थ है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जी वो रिवर जो है वो 1000 फीट चौड़ा है, मतलब आप कह लो 500 फीट चौड़ा है, 700 फीट चौड़ा है, तो क्या हम उसको 100-200-300 फीट की और जगह स्पेस दे सकते हैं? वहां पर एक नया बंद बना दिया जाए जिसके बीच में आप जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करें, ये नहीं उसको एक्सटेंड कर दें। और इन केस कि अगर जो फर्स्ट वन ये वाला बंद जब टूटता है तो सेकंड जो है ना वो डिफेंड के लिए वाल जो है वो मौजूद हो, तो उसके साथ साथ जो आबादी है उनको आप वहां से सिर्फ उनके जो होम है, घर है ना, उनको कह रहे हैं कि आपने इस बंद के बाहर बनाए, बाहर आ जाए। इधर जो आपकी फील्ड्स हैं आप उनको आकर बंद क्रॉस करके इसको आप बोएं, वहां पे फसलें उगाएं, जो मर्जी करें। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये भी एक अच्छा सलूशन है वैसे। तो प्रॉब्लम जो है उसको मतलब कि हैंडल किया जा सकता है। उससे क्या होगा
कि वो रिवर के साथ साथ जो नदी है ब्रह्मपुत्रा उसके साथ साथ 300 फीट का जो जगह है ना 200-300 फीट वो आप ले ले, गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगी। और मेरे ख्याल में अगर फ्लड है ज्यादा आ भी जाता है, बंद टूट जाता है, तो वो जो दूसरा सेकंड बंद होगा उसमें सिर्फ लोगों की वो फसलें जो हैं वो उतनी खराब होंगी, बाकी जो जाने हैं ये दूर से बाहर जो है एरिया वो सारा बच सकता है। बिल्कुल। तो चीज़ें हो सकती हैं, मतलब प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अब इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी है, तो मतलब वो उसके पास पैसा भी है, तो वो इसके ऊपर सोच सकता है, कर सकता है। अच्छे इंजीनियर्स हैं उनके पास। मैंने अभी लोकेशन नहीं देखी, जियोग्राफिकल लोकेशन, मैंने सिर्फ जस्ट वीडियो देखे हैं कुछ, इससे पहले एक ब्लॉग देखा है या इसमें कुछ क्लिप्स देखे हैं, तो उन्होंने वो कि अगर उसका बंद एक्सपेंड हो सकता है तो किया जा सकता है वो। चलें बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।